हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी का एग्जाम 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2024 तक होगा। आज के इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए हिंदी व्याकरण और जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस इस क्लास में देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। आपको ये क्लास कंप्लीट देखना है। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों में एसएससी जीडी ने बार बार पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों देखिएगा, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हिंदी से शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग जो है क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना साथियों। बिल्कुल, देखिए पहला क्वेश्चन है, घर पर गंगा आना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर पर गंगा आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिना श्रम के काम सिद्ध होना। याद रखना, घर पर गंगा आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, बिना श्रम के काम सिद्ध होना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? यानी अंशुमाली जो है, इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्य। याद रखना, ये सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है अंशुमाली, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अंशुमाली ये किसका पर्यायवाची शब्द है, या फिर अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य, सन। आगे देखिए, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है साथियों। इस क्वेश्चन में यहां पर रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, यहां पर क्या आएगा? देखिए, राष्ट्र की इनमें से किसके लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया? तो भाई राष्ट्र की किसके लिए? तो याद रखिएगा, आन के लिए, शान के लिए नहीं, आन के लिए। ठीक है, शान मतलब शक्ति, आन मतलब इज्जत। तो भाई इज्जत के लिए, याद रखना, राष्ट्र की इज्जत यानी आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। यहाँ पर जो है ना 70% बच्चे गलत करेंगे, सभी लोग यहाँ पर शान टिक करेंगे, लेकिन शान आप करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको आन करना है। ठीक है, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अभिशाप शब्द का विलोम कौन सा है? यानी अभिशाप शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा साथियों। अभिशाप शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखना है आपको, अभिशाप का विलोम शब्द होता है वरदान। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, वरदान आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। यानी ये जो खीर, सांस, काम और ईर्ष्या आपको दिख रहा है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ईर्ष्या। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजमहल में कौन सा समास है? तो साथियों, राजमहल यानी राजा की महली, है ना, या फिर राजा की महली या राजा का महल हम बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, है ना, तत्पुरुष समास होगा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। और यहाँ रेखांकित वाक्यांश के लिए मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है, यानी आपको बताना है कि ईश्वर को न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनेकों शब्दों के बदले एक शब्द। तो साथियों क्या होता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको नास्तिक बोला जाता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, नास्तिक। इसी टाइप से पेपर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकता है यही क्वेश्चन सेम पूछ ले, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना, ईश्वर को ना मानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा नास्तिक। आगे देखिए, गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, यानी फीस नहीं ली गई। ठीक है, वह गरीब होने के मोहन गरीब था, इसके कारण उससे जो है स्कूल की फीस नहीं ली गई। यानी मोहन निशुल्क पढ़ा, बिल्कुल फ्री में पढ़ा ना। तो फ्री को क्या बोलते हैं? निशुल्क। जिसको शुल्क नहीं देना होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निशुल्क होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, निशुल्क। चलिए आगे देखिएगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही अर्थ कौन सा है? तो भाई जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो,
इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा अजातशत्रु। याद रखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। चारों ओर उज्जवल चांदनी फैली थी, यानी रेखांकित शब्द है ये वाला, मैंने हाईलाइट कर दिया है उज्जवल। तो यहाँ जो उज्जवल लिखा हुआ है ये गलत है। आपको उज्जवल का शुद्ध वर्तनी बताना है कि सही रूप से उज्जवल को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी उज्जवल। ये उज्जवल जो यहाँ लिखा हुआ है ये गलत है। उज्जवल तो इस प्रकार से लिखा जाता है ना शुद्ध रूप से, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी उज्जवल। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के लिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ठीक है, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो भाई उल्लंघन का आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो उल्लंघन यहाँ तो गलत लिखा हुआ है, सही रूप से उल्लंघन को किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर लिख दिए हैं। ये जो है उल्लंघन का सही वर्तनी है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना पेपर में शुद्ध वर्तनी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, मोटे अक्षर में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताइए। ठीक है, यानी मोटा अक्षर ये वाला है लोचन। देखिए, देखी अप लोचन ललचाने, लोचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है साथियों, या लोचन किसका पर्यायवाची शब्द है, तो भाई नेत्र, नयन, आँख, आँख का ही तो पर्यायवाची शब्द है ना लोचन। इसके अलावा लोचन चक्षु भी, आँख का पर्यायवाची शब्द चक्षु भी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चक्षु। याद रखना चक्षु जो कि नेत्र का ही पर्यायवाची शब्द है, लोचन भी नेत्र का ही पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों क्लास को लाइक जरूर करना और कम से कम अपने 5 दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करना, क्योंकि आप शेयर करते हैं दूसरों का भला करते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अक्षर में दिए गए शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। देखिए, इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया, मोटा अक्षर दुर्घटना है, तो इसके स्थान पर कौन सा एक शब्द आ सकता है, तो भाई इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया, तो इस दुर्घटना की जगह पर घटना भी तो हो सकता है ना, कि इस घटना के बाद वह मेरे घर ना आया। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हादसा नहीं होगा घटना होगा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए घटना। याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर है यह महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, और उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा शामिल है, यानी इनमें से कौन जो है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्म यानी उग्र दल में शामिल नहीं था। तो भाई उग्र दल में तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे जो हैं ये उग्र दल में नहीं थे, ये तो नरम दल में थे, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी गोविंद रनाडे। आगे देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें ना साथियों, तो ये आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में शुरू किया था। ठीक है, 1940 में, और 1936 से 43 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो। आइए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में आपको बता देते हैं कुछ जरूरी जानकारी। तो देखिए, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र के पावनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप क्या आंसर बताओगे, दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर पूछा गया है कि उन्होंने किस पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव जीता था, तो लिबरल पार्टी के लिए। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था। तो ध्यान से देखिए, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। आगे देखिए, ऐहोल अभिलेख
किस शासक से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक था। आगे देखिए नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो भाई सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद। आगे देखिए महावस्तु, देखिए महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो भाई याद रखिएगा महायान शाखा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? देखिए मुगल शासक अकबर द्वारा बनवाए गए जो उपासना भवन था उसका नाम था इबादत खाना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो देखिए सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए न्यू केसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? तो याद रखना न्यू केसल पोर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यानी भाई देशांतर रेखाओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन एक सही बताया गया है? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी संख्या 180 नहीं 360 होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर डी केवल सही है कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इनमें से वो कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा अपना मार्ग परिवर्तन करती है? याद रखिएगा कोसी नदी है ना। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी का प्राचीन नाम है अरुणा नदी, याद रखना अरुणा नदी इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, आगे देखिए किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है? यानी इनमें से कौन सा मिट्टी का प्रकार है, कौन सा मिट्टी है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है? तो करेक्ट आएगा लेटेराइट मिट्टी में साथियों। ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट मिट्टी जो कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बिल्कुल सही है। यह एक कण प्रकृति का है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, हाँ भाई बिल्कुल है, ये भी सही है। यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। आगे देखिए एक वर्ग में ऊपर के नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो याद रखना एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर परमाणु आता है तो उसका आकार जो है बढ़ता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज होता है। आगे देखिए वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो याद रखिएगा वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी धूलकण, याद रखिएगा। देखिए सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सर्प विषरोधी सुई जो होता है ये किस तत्व का एक यौगिक होता है? तो भाई सोने का, याद रखना स्वर्ण यौगिक का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण यौगिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल, क्या होता है? पास्कल। और दाब का विमीय सूत्र होता है ml1T2। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए शॉर्टकट में। आगे देखिए ला लीगा, देखिए ला लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है? तो भाई ला लीगा जो ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा फुटबॉल से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। साथियों आज की इस क्लास में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। इस क्लास से 100% आपके पेपर में क्वेश्चंस फंसेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों भोरमदेव मंदिर जो है ना ये छत्तीसगढ़ में स्थित है जहां पर प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए जुलाई 2019 में देखिए विंग सूट स्काई ड्राइव जंप करने वाले या वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? तो भाई याद रखना तरुण चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, इनमें से किस जगह पर? तो याद रखिएगा लाल किला में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी लाल किला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों देखिए, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं रंजन गोगोई। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी रंजन गोगोई, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। माफ करना यार, देखिएगा, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष में, देखिए इनमें से किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? तो भाई देखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भारत सरकार ने किस वर्ष मंजूरी दी थी? तो याद रखिए 2018 में। करेक्ट आएगा साथियों, यहाँ ऑप्शन नंबर है 2018 आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर इकोनॉमिक्स का, कि किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य क्या कहलाता है? तो साथियों, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो देखिए, मौर्य समाज में या मौर्य साम्राज्य के कौन कौन से शासक थे जो कि सही रूप से जो है सम्मिलित है, यानी पहले कौन थे उसके बाद कौन थे, इस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले तो मौर्य वंश के शासक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। उसके बाद साथियों बिंदुसार बने थे, उसके बाद अशोक थे, और उसके बाद अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ, ठीक है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक चीज याद रखना, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाई करेक्ट आएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, और इसका प्रावधान वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 300 का क में किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है 1956 में। और LIC जो है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 को ही, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जीवन प्रमाण, याद रखिएगा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन प्रमाण योजना। आगे देखिए, तवेशा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं किस खेल के? तो भाई देखिए, तवेशा मलिक जो है ये एक भारतीय खिलाड़ी हैं साथियों गोल्फ के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। आगे देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो ध्यान से देखना, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो देखिए यहाँ आपका राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, याद रखना, ये रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजत रंगिनी के लेखक कौन है? साथियों, रजत रंगिनी जो कि जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, और इसके लेखक कौन थे? तो कल्हण। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्हण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो देखिए, वेन सांग जो कि एक चीनी यात्री थे, ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? अभी 50 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। देखिए, नाथुला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, याद रखिएगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है, यानी बंदरगाह? तो भाई बंदरगाह कहाँ है? लोथल में है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों तो पाकिस्तान में है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो देखिए, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिन। चलिए, टेस्ट वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो भाई बताइए,
देखो मैं यहाँ पर आपको दो चीज डिफाइन कर देता हूँ, आपको केवल दो ऑप्शन देता हूँ। राजा राममोहन राय, ये आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि राजा राममोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयाराम सरस्वती भी नहीं होगा क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने जो है किसकी स्थापना की थी 1875 में, तो भाई इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आपके पास केवल दो ऑप्शन हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्माराम पांडुरंग। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। सभी साथी कमेंट करिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। और क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर क्लास पसंद आया है और अगर आपको इस बार जीडी में वर्दी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।